ड्रामा की शुरुआत एक लड़की से होती है जो सोफे पर लेटकर फोन पर एक नॉवेल पढ़ रही होती है और साथ में ब्रेड खा रही होती है। वो गुस्से में बोलती है कि इस लेखक का दिमाग खराब है क्या। वो शिकायत करती है कि नॉवेल की कैरेक्टर जियांग कियाओ अमीर और खूबसूरत होने के बावजूद एक घटिया आदमी के लिए मर जाती है, जो उसे बहुत ही बेवकूफी लगती है। नेक्स्ट सीन में लड़की आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती है और कहती है कि वो 21वीं सदी की फीमेल स्टार है, भले ही अभी 18वीं सदी सेलिब्रिटी हूँ। वो खुद से वादा करती है कि जब तक फोकस करके पैसा कमाएगी एक दिन जरूर सफल होगी। फिर ऊपर से एक तस्वीर आकर हमारी फीमेल लीड पर आकर गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड नॉवेल में रिबॉर्न हो जाती है और अस्पताल के बेड पर होश में आती है। एक नर्स आती है और बताती है कि मिस जियांग कियाओ, आपके पति ने मेडिकल खर्चा भर दिया है और आप डिस्चार्ज हो सकती हैं। यह सुनकर लड़की शॉक में पूछती है कि कौन? मैं जियांग कियाओ और मेरा पति। नर्स कंफर्म करती है कि ये हॉस्पिटल मिस्टर हुओ का है और उनकी शादी अभी पब्लिक नहीं की गई है। लड़की हैरान होकर सोचती है कि हुओ, रुको हुओ साहब। तभी उसे एहसास होता है कि वो उसी नॉवेल के अंदर आ गई है जो वो पढ़ रही थी। इसके बाद लड़की का इनर मोनोलॉग चलता है और उसे समझ आता है कि वो नॉवेल में ट्रांसमाइग्रेट हो गई है, लेकिन फीमेल लीड नहीं बल्कि जियांग कियाओ बन गई है वो कैरेक्टर जो सबसे बड़े विलेन की पत्नी थी और जिसका अंत बहुत दर्दनाक था। फ्लैशबैक में नॉवेल की कहानी दिखाई जाती है, जहां जियांग कियाओ और मेल लीड हुओ शिवलिन बचपन के दोस्त थे। जियांग कियाओ ने मेल लीड को पाने के लिए ड्रग देने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से विलेन हुओ वेनई को दे दिया और मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ी। फ्लैशबैक आगे बढ़ता है और दिखाता है कि शादी के बाद भी असली जियांग कियाओ ने मेल लीड का पीछा नहीं छोड़ा और अपने विलेन पति को परेशान करती रही। आखिरकार एक बारिश भरी रात में विलेन का सब्र टूट गया और उसने अपने हाथों से उसे मार दिया। सीन वापस अस्पताल में आता है, जहां लड़की फोन देखकर समझती है कि नॉवेल की टाइमलाइन के हिसाब से उसकी मौत में सिर्फ 6 महीने बचे हैं। वो डर जाती है और सोचती है कि उसे खुद को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। तभी एक आदमी सफेद कपड़ों में आता है जो नॉवेल का मेल लीड हुओ शिवलिन होता है। वो गुस्से में बोलता है कि जियांग कियाओ, तुम क्या नाटक कर रही हो? मरना है तो नदी में कूद जाओ। लड़की मन में सोचती है कि यह दिखने में इंसान है पर इतनी घटिया बातें क्यों कर रहा है। लड़की एक्ट करती है जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं और पूछती है तुम कौन हो। वो आदमी गुस्सा हो जाता है, जबकि लड़की बहाना बनाती है कि दवाई के कारण उसका दिमाग खराब हो गया है और उसे कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। नर्स बीच में आकर बताती है कि यह हुओ एरशाओ यानी सेकंड यंग मास्टर है। लड़की जानबूझकर और कंफ्यूज एक्ट करती है और पूछती है कौन से हुओ एरशाओ, जिससे वो आदमी सोचने लगता है कि क्या सच में इसका दिमाग खराब हो गया है। लड़की को कंफर्म हो जाता है कि यही वो धोखेबाज मेल लीड है जिसे वो नॉवेल में गालियां दे रही थी। वो मन में सोचती है कि क्या मैं टाइम ट्रैवल करके तेरे जैसे घटिया आदमी के लिए मरने आई हूँ, और गुस्से में उसे भगा देती है। इसके बाद वो अस्पताल से भागती है और कहती है कि रास्ते से हटो, मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ। वो दौड़ते हुए एक बहुत बड़े आलीशान मेंशन के सामने पहुँचती है और वहाँ की मेड्स को हेलो बोलती है। वो घर की अमीरी देखकर दंग रह जाती है और सोचती है कि यही असली टॉप टियर वेल्थ है, अरबों की दौलत। दुनिया में एक और अमीर इंसान बनने में क्या बुराई है। तभी काली लग्जरी गाड़ियां आती हैं और बॉडीगार्ड उतरते हैं। फिर विलेन हुओ वेनई कार से उतरता है। लड़की उसे देखकर सोचती है कि इतना हैंडसम आदमी खून खराबा करता है, यह यकीन करना मुश्किल है। हुओ वेनई अंदर आता है तो लड़की तुरंत दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाती है और सर्वाइवल के लिए चिपकू पत्नी बनने का नाटक करती है। वो जोर से बोलती है कि हस्बैंड आप वापस आ गए। उसका असिस्टेंट डर जाता है और कहता है कि बॉस को साफ सफाई का जुनून है, उन्हें कोई छुए यह पसंद नहीं। लेकिन हुओ वेनई ठंडे अंदाज में पूछता है कि मैडम काफी समय बाद मिले हैं, क्या ये कोई टैलेंट शो चल रहा है? जियांग कियाओ जमीन पर लेटकर उसके जूते साफ करने लगती है और खुशामद करती है कि हस्बैंड आपके जूते गंदे हो गए हैं। वो पूछती है कि आप पहले खाना खाएंगे या नहाएंगे। वो उसे शक की नजर से देखता है। हुओ वेनई उसे चेतावनी देता है कि अगर मुझसे शादी की है तो दूसरे मर्दों के बारे में सोचना बंद करो। जियांग कियाओ तुरंत कसम खाती है कि अब वो आदर्श पत्नी बनेगी और उसका हर आदेश मानेगी। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और ड्रामेबाजी करती है, जबकि असिस्टेंट सोचता है कि आज तो यह गई क्योंकि बॉस को गुस्सा आ रहा है। जियांग कियाओ अंदर से डरी हुई है क्योंकि यह विलेन अपनी माँ तक को नहीं छोड़ता था। हुओ
हुओ वेनई वहाँ से चला जाता है और जियांग कियाओ उसके पीछे जाती है। असिस्टेंट मेड से पूछता है कि क्या मैडम ने कुछ जहरीला खा लिया है जो ऐसी बातें कर रही हैं। जियांग कियाओ दरवाजे के पीछे से झांकती है। कमरे के अंदर हुओ वेनई कपड़े बदल रहा होता है और जियांग कियाओ उसे घूरती रहती है। वो मन में सोचती है कि नॉवेल में तो अलग सोते थे लेकिन यहाँ एक ही बेड है। खैर आदमी हैंडसम है तो कोई नुकसान नहीं। वो उसके पास जाकर किस करने की कोशिश करती है लेकिन हुओ वेनई उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझे दूसरों के पालतू कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं। कुत्ता कहने पर जियांग कियाओ को गुस्सा आता है लेकिन जैसे ही वो पलटता है वो फिर पिघल जाती है और सोचती है कि इसका चेहरा तो किसी भी मेल लीड से ज्यादा सुंदर है। वो फिर से उसके पास जाकर कहती है कि हस्बैंड प्लीज इंस्ट्रक्ट कीजिए और आंखें बंद कर लेती है जैसे किसका इंतजार कर रही हो। हुओ वेनई उसके करीब आता है तो वो घबराहट में थूक निकलती है लेकिन वो बेड से हरा कंबल उठाकर उसे दे देता है और कहता है कि बाहर टेरेस पर सो जाओ। जियांग कियाओ शॉक हो जाती है कि इतना अमीर होकर भी उसे सोफे पर सुलाएगा। नेक्स्ट सीन में हम मेल लीड हुओ वेनई को देखते हैं जो सुबह उठता है और देखता है कि उसकी पत्नी जियांग कियाओ बाहर बालकनी में सो रही है। ठंड की वजह से वो कांप रही होती है। हुओ वेनई मन ही मन सोचता है कि यह अचानक इतनी बदल कैसे गई। क्या सच में इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है या फिर कोई नई चाल चल रही है। वो चुपचाप बाहर जाकर उसके ऊपर एक कंबल डाल देता है और बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। सुबह जब जियांग कियाओ उठती है तो अपने ऊपर कंबल देखकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि उसने तो रात में कंबल फेंक दिया था, फिर यह आया कहाँ से। वो खुद से शक करती है कि क्या हुआ वेनई ने उसे ढका होगा लेकिन तुरंत ही इस बात को नामुमकिन कहकर खुद ही मना कर देती है। फिर वो कमरे के अंदर जाती है और वार्डरोब खोलते ही चौंक जाती है। अंदर शनेल और गुची के महंगे कपड़ों और लिमिटेड एडिशन बॉक्सेस से भरा हुआ होता है। वो खुशी से पागल हो जाती है और कहती है कि यही तो असली अमीरों वाली जिंदगी है। वो उन कपड़ों को गले लगाकर प्यार से कहती है कि अब वो उनका अच्छे से ख्याल रखेगी। सीन कट होकर डाइनिंग टेबल पर आता है जहाँ हुओ वेनई नाश्ता कर रहा होता है। तभी जियांग कियाओ खूबसूरत कपड़े पहनकर सीढ़ियों से नीचे आती है। उसे देखकर हुओ वेनई भी उसकी खूबसूरती नोटिस करता है लेकिन साथ ही उसके मन में शक भी जाग जाता है। वो सोचता है कि अगर वो कुछ ऐसी बातें कहे जिससे जियांग कियाओ गुस्सा हो जाए तो वो खुद ही हंगामा करेगी और उसे तलाक लेने का मौका मिल जाएगा। जियांग कियाओ टेबल पर बैठती है। पहले तो वो गुस्से में जवाब देती है लेकिन अचानक अपना व्यवहार बदलकर बहुत मीठा हो जाती है। वो प्यार से उसे हस्बैंड कहकर ऑफिस छोड़ने की बात करती है। हुओ वेनई को लगता है कि वो नाटक कर रही है लेकिन वो मान जाता है। दोनों बाहर आते हैं। जियांग कियाओ जानबूझकर गिरने का नाटक करती है ताकि हुओ वेनई उसे पकड़ ले। कार में बैठते समय वो उसे याद दिलाती है कि उसकी सैलरी रोकना मत। हुओ वेनई गुस्से में उसे हस्बैंड कहने से मना करता है और आरोप लगाता है कि उसके दिल में कोई और है। जियांग कियाओ नाटक करते हुए कहती है कि उसके दिल में सिर्फ वही है। आखिर में हुओ वेनई उसे एक चेक दे देता है। चेक मिलते ही जियांग कियाओ तुरंत खुश होकर धन्यवाद बोलती है और चली जाती है जिससे हुओ वेनई हैरान रह जाता है। कार में वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या लोग पैसों से इतने खुश हो जाते हैं। उधर जियांग कियाओ अंदर जाकर चेक देखकर खुश होती है। तभी उसकी एजेंट का फोन आता है और उसे याद दिलाया जाता है कि आज एक बड़ा लाइव इवेंट है। जियांग कियाओ आत्मविश्वास से कहती है कि आज वो सबको पीछे छोड़ देगी। रात में रेड कारपेट इवेंट होता है। रिपोर्टर्स पहले उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसका फैशन सेंस बेकार है लेकिन तभी एक शानदार काली कार से जियांग कियाओ एक बेहद खूबसूरत ब्लैक गाउन में उतरती है। सब हैरान रह जाते हैं और उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। वो आत्मविश्वास से रेड कारपेट पर चलती है और सोचती है कि उसका सेंस हमेशा अच्छा था, बस पहले संसाधन नहीं थे। अंदर उसे दूसरी फीमेल लीड लिली मिलती है जो उससे माफी मांगने की कोशिश करती है लेकिन जियांग कियाओ उसे नजरअंदाज कर देती है। बैकस्टेज कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं कि वो गा नहीं सकती और स्टेज पर बेइज्जत होगी। जियांग कियाओ उनकी बातें सुन लेती है लेकिन शांत रहती है। जब उसका नाम अनाउंस होता है तो वो स्टेज पर जाती है। दर्शक पहले से ही उसे बेकार समझकर कान बंद कर लेते हैं लेकिन जैसे ही वो गाना शुरू करती है उसकी आवाज बेहद मधुर और ताकतवर होती है। पूरा हॉल चौंक जाता है। सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ तक कि हुओ वेनई भी वहाँ आकर उसे गाते हुए देखकर हैरान रह जाता है। गाना खत्म होते ही पूरी ऑडियंस गॉडेस चिल्लाने लगती है। भीड़ से बचने के लिए जियांग कियाओ बेहोश होने का नाटक करती है और सीधे हुओ वेनई की बाहों में गिर जाती है। वो उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाता है और रिपोर्टर्स उनकी तस्वीरें लेने लगते हैं। जियांग कियाओ धीरे से पूछती है कि क्या वो उसके लिए आया था।
लेकिन हुओ वेनई कहता है कि वो काम से आया था। सीन फिर घर के बेडरूम में आता है। जियांग कियाओ बेड पर बैठी होती है जबकि हुओ वेनई कपड़े बदल रहा होता है। जियांग कियाओ घबराकर याद दिलाती है कि उनकी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और वे साथ नहीं सोएंगे। हुओ वेनई ठंडे अंदाज में कहता है कि यह उसका घर है और यहाँ उसके लिए अलग कमरा नहीं है। वो उसके करीब आकर कहता है कि अगर चाहे तो वो बिस्तर के नीचे सो सकती है। जियांग कियाओ मन ही मन गुस्सा हो जाती है और बहाना बनाती है कि वो पहले ही बालकनी में सोकर बीमार हो चुकी है, इसलिए बेड पर ही सोएगी। वो नाटक करती है कि मैं नाजुक लड़की हूँ, लेकिन तभी हुओ वेनई ऑफर देता है कि अगर बाहर सोओगी तो 3 मिलियन मिलेंगे। पैसा सुनते ही उसका एटीट्यूड बदल जाता है और वो तुरंत डील मान लेती है। फिर अगला सीन सुबह के ब्रेकफास्ट टेबल पर शिफ्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट के दौरान वो कहता है कि उसे अगले महीने की 3 तारीख को अलाउंस मिलेगा और उससे पहले यहाँ न आए। जियांग कियाओ हैरान होती है कि उसे लिविंग एक्सपेंस भी मिलते हैं। वो बताता है कि उसे महीने के 3,000 मिलेंगे। जियांग कियाओ शिकायत करती है कि इतने में तो वाइन की बोतल भी नहीं आती। इस पर वो कहता है कि अगर उसे 30 मिलियन चाहिए तो उसे खुश करना होगा। जियांग कियाओ मन में सोचती है कि वो दुनिया तबाह करना ज्यादा पसंद करेगी। फिर हुओ श्यूलिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। जियांग कियाओ एक छोटी स्कूटर पर आती है और उसकी महंगी कार के पास रुकती है। वो कहती है कि आज वो ड्राइव करेगी। वो पूछता है कि क्या वो एक्सीडेंट नहीं करेगी। वो मन में सोचती है कि उसे मेल लीड को खुश करना पड़ेगा। कार के पास खड़े होकर वो उसका सूट ठीक करती है और कहती है कि एक अच्छी पत्नी को ये सब आना चाहिए। फिर खुद को सुधारते हुए कहती है कि वो उसका पति नहीं है। वो पूछता है कि अगर वो नहीं है तो उसका पति कौन है। वो सोच में पड़ जाती है और डरती है कि कहीं वो उसे किसी और के साथ सेट न कर दे। तभी वो कार में बैठकर चला जाता है और जियांग कियाओ सड़क पर ही रह जाती है। वो धूल से खांसने लगती है और दौड़ते हुए उसके ऑफिस पहुंचती है। वहाँ लॉबी में वो उसे कार की चाबी देती है जो वो देना भूल गई थी। वो पूछता है कि वो वापस कैसे जाएगी, तो वो कहती है टैक्सी से। वो उसे एक ब्लैक कार्ड दे देता है। वो खुशी से उसे पकड़ लेती है और उसका धन्यवाद करती है। जैसे ही वो चला जाता है, जियांग कियाओ सोचती है कि शेर की सेवा करना खतरनाक और याद करती है कि उसने सुबह उसकी कार ठोक दी थी। घर जाकर वो मोबाइल गेम खेलती है। तभी उसे दादाजी के बर्थडे का मैसेज मिलता है और उसे उसके साथ जाना है। उसे विलन की दुख भरी बैक स्टोरी याद आती है कि कैसे उसे बचपन में छोड़ दिया गया था। तभी उसे उसका मैसेज आता है कि रात को 10 बजे उससे मिले। वो डर जाती है। फिर वो तय करती है कि अपनी जान बचाएगी और हुओ फैमिली के भेड़ियों से लड़ेगी। वो अपने महंगे कपड़ों और ज्वेलरी में से एक लाइट ब्लू ड्रेस चुनती है। इसके बाद वो उसके घर पहुंचती है और एक सजावटी शेल्फ के पीछे छिप जाती है। जैसे ही वो अंदर आता है, वो अचानक कुक्कू बोलकर उसे सरप्राइज करती है। वो नोटिस करता है कि उसने उसे पति बुलाना बंद कर दिया है। वो कहती है कि अब वो उसकी कर्मचारी है और पूछती है कि क्या उसे बोनस मिलेगा। वो उसकी बात इग्नोर करके उसे गिफ्ट चुनने के लिए बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में जाते समय वो डर जाती है और सोचती है कि विलेन यहाँ टॉर्चर करते हैं। अचानक वो पावर ड्रिल लेकर मुड़ता है तो वो चीख पड़ती है। वो कहता है कि वो सिर्फ लाइट ठीक कर रहा है और उसका मजाक उड़ाता है। फिर दोनों एक कलेक्शन रूम में पहुंचते हैं जहां बहुत महंगी एंटीक चीजें रखी हैं। वो कहता है कि दादाजी के लिए कोई भी गिफ्ट चुन लो। वो सबसे सस्ते की कीमत पूछती है तो पता चलता है कि वो भी लाखों में है। वो कहती है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते और सस्ता गिफ्ट लेने का सुझाव देती है। कमरे में घूमते हुए वो किंग डायनेस्टी के गुलदान और एक एमराल्ड डायमंड नेकलेस को देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो कहती है कि महंगी चीजें देना बोरिंग है और शायद दादाजी को दिल से दिया हुआ गिफ्ट ज्यादा पसंद आएगा। वो उससे पूछती है कि अगर उसका जन्मदिन हो तो क्या वो महंगा चेक चाहेगा या किसी अपने के हाथ से बना स्कार्फ। इस पर वो उदास होकर कहता है कि उसने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। फिर जियांग कियाओ कहती है कि वो आज रात घर जाकर दादाजी के लिए स्कार्फ बुनेगी जो उनके रिश्ते को दिखाएगा। वो कहती है कि गिफ्ट तैयार होने पर फोटो भेज देगी और दादाजी के जन्मदिन पर मिलेंगे। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी हुओ उसे रोकता है और कहता है कि क्यों ना वो आज रात यहीं रुक जाए। जियांग कियाओ हैरान हो जाती है। हुओ कहता है कि भले ही वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन अब वो मिसेज हुओ है और रात में बाहर रहना सुरक्षित नहीं है और कहता है कि वो उसके बेडरूम में जाकर सो जाए
और समय बर्बाद न करे। अगले सीन में सुबह दिखाते हैं जहाँ जियांग कियाओ आईने में खुद को देखकर अपनी तारीफ करती है और सोचती है कि विलन असल में काफी हैंडसम है। फिर वो लिविंग रूम में आती है जहाँ एक मेड लाल डिब्बा लेकर खड़ी होती है जो हुओ ने मंगवाया था। जियांग कियाओ वो बॉक्स लेकर हुओ को दिखाती है और कहती है कि यह दादाजी के लिए उसका गिफ्ट है। वो बताती है कि यह हेल्थ गिफ्ट बॉक्स है जिसकी कीमत 18,880 है। हुओ कहता है कि यह चीजें सस्ती लग रही हैं, लेकिन वो समझाती है कि असली खुशी कीमत में नहीं बल्कि भावना में होती है। फिर वो बॉक्स से ब्लैक गोजी बेरी निकालकर हुओ को चिढ़ाती है और कहती है कि यह किडनी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके बाद सीन हुओ फैमिली मेंशन में बदलता है जहाँ उसका चाचा त्यान ले गुस्से में कहता है कि अगर हुओ वेनई को घर में आने दिया गया तो वो घर छोड़ देगा। दादी उसका साथ देती है, लेकिन दादाजी कहते हैं कि वेनई चाहे अनाथालय में पला हो पर वो हुओ परिवार का खून है और उसका लौटना तय है। दादाजी बताते हैं कि वेनई का टेक्नोलॉजी ग्रुप तेजी से बढ़ रहा है और वे उसे वापस बुलाकर शिवलिन के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं। असल में वे उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह सुनकर बाकी लोग खुश हो जाते हैं। फिर सीन वापस वेनई पे आता है जो सूट पहनकर तैयार हो रहा होता है। जियांग कियाओ नीले चमकदार ड्रेस में सीढ़ियों से नीचे आती है और वेनई उसे देखता रह जाता है। वो उसे देखकर सीटी बजाती है और कहती है कि आज वो बहुत हैंडसम लग रहा है। वेनई उसे डांटता है और कहता है कि स्पॉन्सर के साथ ऐसा व्यवहार गलत और उसकी सैलरी से पैसे काटे जाएंगे। इसके बाद दोनों लग्जरी कार में बैठकर पार्टी के लिए निकलते हैं और रेड कारपेट से अंदर जाते हैं। अंदर शिवलिन और उसकी माँ उन्हें देखकर जल जाते हैं। जियांग कियाओ पानी लेने जाने लगती है, लेकिन वेनी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचता है और कहता है कि ध्यान रखो, वे पति पत्नी हैं। वो पूछती है कि उसे क्या बुलाए, तो वो धीरे से लाओगुंग कहती है जिसका मतलब पति होता है। वेनी उसे और करीब कर लेता है। तभी शिवलिन गुस्से से उन्हें देखता है। तभी एक लड़की आकर वेनई को नाजायज औलाद कहकर अपमानित करती है। जियांग कियाओ तुरंत जवाब देती है और उसे ताना मारती है। वो लड़की कहती है कि वो शिवलिन की डेट है, लेकिन जियांग कियाओ उसे सस्ती चीज कहकर चुप करा देती है। सीन पार्टी के मुख्य हॉल में बदलता है जहाँ सब लोग दादाजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे होते हैं। शिवमिंग दूर खड़ा यह सब देखता है और सोचता है कि दादाजी का उसके माता पिता के लिए दिखाया गया दुख नकली है। कियाओ उसके पास आकर धीरे से कहती है कि शायद ये लोग ही नकली हैं। तभी दादाजी उसे घर के नाम से बुलाते हैं। दादाजी दिखावे से कहते हैं कि वो दुबला हो गया है और अपनी कंपनी से मदद भेजने की बात करते हैं ताकि असल में उस पर नियंत्रण कर सके। पास खड़ी आंटी ताना मारती है कि सिर्फ बेकार लोग ही दिन रात मेहनत करते हैं। शिवमिंग साफ कह देता है कि वो अपनी कंपनी खुद संभाल लेगा। फिर दादी पूछती है कि दोनों ने गिफ्ट में क्या तैयार किया है। कियाओ मन ही मन सोचती है कि वो उनसे पैसे निकलवाएगी। वो जोर से कहती है कि उन्होंने बहुत सोच समझकर गिफ्ट तैयार किया है, जबकि आंटी और दादी सोच रही होती हैं कि जरूर कोई सस्ती चीज होगी। शिवमिंग का असिस्टेंट एक वेलवेट बॉक्स लेकर आता है। सबको उम्मीद होती है कि उसमें महंगा गिफ्ट होगा, लेकिन अंदर सूखी जड़ी बूटियां निकलती हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। कियाओ आत्मविश्वास से बताती है कि यह स्वास्थ्य के लिए खास तोहफा है, लेकिन परिवार वाले नाराज हो जाते हैं। तब दादाजी असली मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं कि वे शिवमिंग के नए प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं। शिवमिंग मना कर देता है और कहता है कि आज जन्मदिन है, इसलिए बिजनेस की बात नहीं करेगा। आंटी गुस्से में उस पर चिल्लाती है। कियाओ उसका हाथ पकड़कर मासूमियत से कहती है कि उसने पहली बार देखा है कि कोई जन्मदिन पर गिफ्ट मांग रहा है। वो दूसरे अंकल पर भी ताना मारती है कि उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। आंटी बचाव करती है, लेकिन कियाओ उसकी बात पकड़ लेती है और माहौल उल्टा कर देती है। दादी शिवमिंग को भावनात्मक रूप से दबाव में डालती है, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। तभी सफेद सूट वाला कजिन आगे आकर कहता है कि इतनी बड़ी कंपनी में से थोड़ा हिस्सा देने में क्या जाएगा। पार्टी के मेहमान भी गॉसिप करने लगते हैं और माहौल शिवमिंग के खिलाफ होने लगता है। तभी कियाओ अचानक रोने का नाटक शुरू कर देती है और जोर जोर से कहती है कि उसके पति इतना सब लाए फिर भी उसे बुरा कहा जा रहा है। वो सबके सामने ऐसा माहौल बना देती है कि परिवार वाले लालची दिखने लगते हैं। मेहमानों की राय बदल जाती है और लोग शिवमिंग के पक्ष में बोलने लगते हैं। दादाजी तुरंत बात संभालने के लिए हंसकर कहते हैं कि वो तो मजाक कर रहे थे और यहाँ बिजनेस की बात कौन करता है। दादी भी सहमति जताती है। कियाओ तुरंत गिफ्ट फिर से आगे बढ़ाती है और मजबूरी में उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। सीन बदलता है जहाँ दादी और कियाओ अकेले बैठते हैं। दादी प्यार से बात करने का नाटक करते हुए उससे शिवमिंग के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि शिवमिंग बहुत खतरनाक है। दादी उसे गोपनीय दस्तावेज चुराने के लिए उकसाती है। कियाओ मासूम बनकर कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता और क्या दादी उसे चोरी करना सिखा रही है। दादी गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
जैसे ही वो जाती है, कियाओ का मासूम चेहरा गायब हो जाता है और वो मुस्कुरा देती है। तभी मुड़ने पर वो देखती है कि श्यूमिंग पीछे खड़ा सब सुन चुका है और उससे पूछता है कि वो क्या बात कर रही थी। कियाओ घबरा जाती है। फिर मेल लीड हुओ फीमेल लीड जियांग कियाओ से कहता है कि उसने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। फीमेल लीड घबरा जाती है लेकिन बहाना बनाती है कि वो बस ये सोच रही थी कि सीक्रेट कैसे रखा जाए। मेल लीड पूछता है कि वो अचानक चुप क्यों हो गई। मेल लीड उसके गाउन को अपने पैर से दबा देता है जिससे वो गिरकर उसके साथ काउच पर आ जाती है। वो धीरे से कहता है कि उसने आज अच्छा प्रदर्शन किया है और फिलहाल वो उस पर भरोसा करेगा। फिर वो उसे इजाजत देता है कि वो उसे पति कहकर बुला सकती है। फीमेल लीड तुरंत कहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती है और 30 मिलियन वापस करना चाहती है। मेल लीड उसकी बात अनसुनी करके पूछता है कि आखिरी बार जिसने उसके सामने वादा तोड़ा था उसका क्या हुआ था। फीमेल लीड डरते हुए पूछती है क्या हुआ, तो वो ठंडे अंदाज में कहता है कि वो मर गया। फीमेल लीड बुरी तरह डर जाती है और पूछती है कि अगर उसे मारना हो तो जल्दी मार देगा क्या। मेल लीड उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि वो कानून मानने वाला नागरिक है और हत्या नहीं करता। फीमेल लीड मन ही मन सोचती है कि इस आदमी ने कितने गैर कानूनी काम किए होंगे, लेकिन बाहर से वो डरने का नाटक करती है। फिर वो उसके पीछे भागती है और कहती है कि उसे एक और बात करनी है। वो पूछता है कितनी बातें बाकी हैं, तो वो वादा करती है कि ये आखिरी है और पूछती है क्या उसने आज अच्छा काम किया। फीमेल लीड अपना फोन दिखाती है जिसमें उसका शॉपिंग कार्ट भरा हुआ है। मेल लीड तुरंत 1.5 मिलियन पे कर देता है जिससे कार्ट खाली हो जाता है। फीमेल लीड खुश होकर उसे डोमिनियरिंग मेल लीड कहती है। तभी सफेद सूट वाला लड़का जियांग शिया आता है और उसे जीजा जी कहता है। मेल लीड याद दिलाता है कि वो पहले उसे भाई कहता था लेकिन फीमेल लीड कहती है अब वो उसकी भाभी है। मेल लीड उस लड़के को ताना मारता है और फीमेल लीड बेडरूम में चली जाती है जहाँ वो सोचती है कि आज उसे यहीं रुकना है और उसे फ्री में बेड मिल गया। तभी मेल लीड कमरे में आता है और फीमेल लीड बेड पर अजीब सा पोज देती है। मेल लीड व्यंग्य से पूछता है कि क्या उसकी आंखें फड़क रही हैं। मेल लीड अपना कोट उतारने लगता है तो फीमेल लीड घबरा जाती है और उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन वो याद दिलाता है कि यह उसका ही कमरा है। वो डरकर उसका हाथ पकड़ लेती है। एक अजीब रोमांटिक पल बनता है और वो कहती है कि वो टेरेस पे नहीं सोएगी। मेल लीड कहता है ठीक है बेड पे सो जाओ और फिर जोड़ता है कि वो भी बेड पे सोएगा। फीमेल लीड हड़बड़ा जाती है और कहती है कि बॉस और कर्मचारी एक ही बेड पर नहीं सो सकते और वो टेरेस पे चली जाएगी। मेल लीड उसे रोकता है और याद दिलाता है कि उसने खुद हाँ कहा था। वो मजाक में कहती है कि वो इतना हैंडसम है कि कहीं वो उसे ही असॉल्ट ना कर दे। मेल लीड उसका चेहरा पकड़कर पूछता है कौन किसे असॉल्ट करेगा, तो वो हार कर कहती है तुम मुझे करोगे। सीन बदलता है जहाँ फीमेल लीड ठंड में टेरेस पर सो रही होती है। सुबह होते ही कोई दरवाजा खटखटाता है और वो भागकर अंदर आती है ताकि ऐसा लगे कि वो रात भर बेड पर ही थी। तभी एक आंटी अंदर आती है और उन्हें साथ देखकर चौंक जाती है। वो ताना मारती है कि जवान लोगों को थोड़ा संयम रखना चाहिए। आंटी के जाने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। तभी फीमेल लीड को मैसेज मिलता है कि 3 दिन बाद बड़े टीवी सीरियल का ऑडिशन है। वो खुश होकर सोचती है कि अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर राज करेगी और जोर से हंसने लगती है। मेल लीड उसे अजीब नजरों से देखता है। सीन बदलता है जहाँ फीमेल लीड और सिस्टर वेई ऑडिशन हॉल के बाहर खड़ी है। सिस्टर वेई कहती है कि डायरेक्टर बहुत सख्त है। तभी गुलाबी सूट पहने एक गंजा आदमी आता है और फीमेल लीड को पहचानकर उसका अपमान करता है। वो उसे भद्दे नामों से बुलाता है जिससे दोनों हैरान रह जाते हैं। फीमेल लीड गुस्से में जवाब देती है कि उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। गंजा आदमी कहता है कि उसका कोई चांस नहीं है क्योंकि डायरेक्टर अपनी नई आर्टिस्ट को पसंद करते हैं। वो नई लड़की की एडिटेड फोटो दिखाता है। तभी डायरेक्टर अंदर आता है। डायरेक्टर उस आदमी को नजरअंदाज करके सीधे जियांग कियाओ से हाथ मिलाता है जिससे सब चौंक जाते हैं। वो गंजे आदमी और उसकी आर्टिस्ट को बाहर निकलवा देता है। अंदर जजेस चर्चा करते हैं कि वो दिखने में अच्छी है लेकिन उसकी एक्टिंग देखनी होगी। बाहर वो आदमी अब भी उसका मजाक उड़ा रहा होता है लेकिन तभी पर्दा खुलता है और जियांग कियाओ प्राचीन पोशाक में बाहर आती है। वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है और सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन एक हॉलवे से शुरू होती है जहाँ प्रोड्यूसर गुस्से में है कि जियांग कियाओ को कैसे चुन लिया गया। कार में जियांग कियाओ का फोन बजता है जिस पर
हुओ शाओ का नाम आता है। मैनेजर बताती है कि यही वो आदमी है जिसके लिए जियांग कियाओ पहले पागल थी और उसके लिए आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मैनेजर फोन उठाने को कहती है, लेकिन जियांग कियाओ कहती है कि जो बीत गया सो बीत गया और कॉल काट देती है। सीन एक क्लब में शिफ्ट होता है जहाँ हुओ शाओ अपने दोस्तों के साथ है। वो हैरान है कि जियांग कियाओ ने फोन काट दिया। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं कि कैसे वो उसके एक बुलावे पर कड़ाके की ठंड में भी आ जाती थी और सजा मिलने पर भी खुश रहती थी। हुओ शाओ गुस्से में दोबारा फोन करता है। जियांग कियाओ फोन उठाकर ठंडे अंदाज में पूछती है, क्या काम है? हुओ शाओ गुस्से में कहता है कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया और उसे आदेश देता है कि आज मिला रोल यू जी को दे दे। जियांग कियाओ भड़क जाती है और कहती है कि वो उसका बाप नहीं है जो उसकी बात माने और फोन काट देती है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि उसने पहली बार उसे मना किया है। यूजी इंटरनेट पर जियांग कियाओ की तारीफ देखकर जलने लगती है और हुओ शाओ से कहती है कि शायद वो करियर पर ध्यान देने के लिए दूर हो रही है। वो रोते हुए पूछती है, अब क्या करे? तो हुओ शाओ उसे शांत रहने को कहता है और वादा करता है कि वो उसे ड्रामा में जगह दिलाएगा। वो डायरेक्टर हु को धमकी देकर कॉल करता है कि रोल बदल दो। मजबूरी में डायरेक्टर एक दूसरा बड़ा रोल ऑफर करते हैं और फोन रखकर गुस्सा जाहिर करते हैं। यूजी चाल चलती है और सुझाव देती है कि इंटरनेट पर जियांग कियाओ का पता लीक करवा दिया जाए ताकि लोग उसे परेशान करें। हुओ शाओ मुस्कुराकर इस योजना को मान लेता है। सीन जियांग कियाओ के घर पर आता है जहां मैनेजर घबराकर बताती है कि उसका पता लीक हो गया है और बाहर मत निकलना। तभी दरवाजा पीटने की आवाज आती है और बाहर नफरत करने वालों की भीड़ खड़ी होती है। जियांग कियाओ डरकर मेज के नीचे छिप जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और सूट पहने हुए वेनेई अंदर आता है। जियांग कियाओ दौड़कर उसे गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि अगर वो देर से आता तो उसकी जान चली जाती। हुओ वेनेई उसे शांत करता है और बाहर जाकर भीड़ को घूरता है। वो जियांग कियाओ को गोद में उठाकर बाहर लाता है और पूछता है कि उन्हें पता कैसे मिला। लोग डरकर माफी मांगते हैं कि इंटरनेट पर पता मिला था। जियांग कियाओ नाटक करते हुए कहती है कि अब वो बेघर हो गई है, क्या वो उसे अपने साथ रख सकता है? हुओ वेनेई अपने सहायक को उसे ले जाने का आदेश देता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वो उसे गोद में उठाकर अपने घर ले जाता है। अब जियांग कियाओ उसके बड़े घर में आराम से बैठी चिप्स खा रही है और अपनी दोस्त से बात कर रही है। उसे शक है कि यह सब हुओ शाओ और यूजी की साजिश है। वो घर की शानदार जिंदगी देखकर प्रभावित होती है लेकिन कमरे में अलमारी न होने पर नाराज हो जाती है। वो हुओ वेनेई को मैसेज करके खुद को उसकी प्यारी पत्नी बताती है और अलमारी का आधा हिस्सा मांगती है। हुओ वेनेई शक करता है कि वो चोरी करना चाहती है लेकिन वो मजाक में कहती है कि अब वो उसका दिल चुराएगी। दिल तम। यह सुनकर वो घबरा जाता है। कुछ देर बाद नौकर कपड़ों का स्टैंड लेकर आते हैं और बताते हैं कि सर ने भेजा है। जियांग कियाओ खुश हो जाती है और सोचती है कि वो बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नरम है। घर का स्टाफ भी नोटिस करता है कि दोनों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हुओ वेनेई नीचे आता है और जियांग कियाओ उसे देखकर उसकी तारीफ करती है कि वो भगवान जैसा लग रहा है जो उसका खर्च उठा रहा है। वो उसे घूर कर कहता है कि जाकर कपड़े बदल लो। फिर जियांग कियाओ हुओ वेनेई से कहती है कि वो उसकी पत्नी है, कोई पालतू चिड़िया नहीं जिसे वो आदेश दे सके। हुओ वेनेई उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है। जियांग कियाओ आज्ञाकारी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि वो उसकी बात मानेगी क्योंकि वो उसका बॉस है। जियांग कियाओ मजाक में कहती है कि अगर वो बिल्डिंग से कूदने या जहर पीने को कहेगा तो वो नहीं मानेगी, लेकिन बैग खरीदने की बात हो तो जरूर मानेगी। हुओ वेनेई कहता है कि वो बिल भर देगा, बस वो तैयार हो जाए। दोनों हुओ मेंशन पहुंचते हैं जहां जियांग कियाओ फैमिली डिनर रद्द करने की बात करती है, लेकिन हुओ वेनेई उसे अंदर चलने को कहता है और भरोसा देता है कि कुछ नहीं होगा। अंदर परिवार के लोग नकली मुस्कान के साथ बैठे हैं और माहौल तनावपूर्ण है। दादाजी उनका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि खाना खत्म हो गया है, बस यही बचा है। डाइनिंग टेबल पर दादाजी बताते हैं कि आज उन्होंने हुओ वेनेई के पिता की पसंद के व्यंजन बनवाए हैं और भावुक होकर कहते हैं कि उन्हें उनकी बहुत याद आती है। दादी सुझाव देती हैं कि दोनों वापस घर आकर साथ रहें। जियांग कियाओ मन ही मन सोचती है कि परिवार असली इरादे जानना चाहता है, जबकि हुओ वेनेई काम का बहाना बनाकर मना कर देता है। परिवार वाले जिद करते हैं लेकिन जियांग कियाओ बीच में बोलकर विनम्रता से मना कर देती है और बहाना बनाती
कहती है कि वे नवविवाहित हैं और अकेले रहकर जल्दी परिवार को पोता देना चाहते हैं। वो समर्थन के लिए हुओ वेनई की ओर देखती है, जो चुपचाप शराब पी रहा है। चाची माहौल का हवाला देती है तो जियांग कियाओ कहती है कि बुजुर्गों को शोर से परेशान नहीं करना चाहती। चाची मन में सोचती है कि अगर इनका बच्चा हो गया तो संपत्ति इन्हें मिल जाएगी, इसलिए वो बात बदलकर कहती है कि अभी बच्चा करने की जल्दी न करे। जियांग कियाओ नाटक करते हुए कहती है कि वो जल्द ही बच्चा चाहती है। चाची उसे डराती है कि इससे उसका फिगर खराब हो जाएगा, क्योंकि वो एक अभिनेत्री है। जियांग कियाओ पूछती है कि अगर वो मोटी हो गई तो क्या वो उससे नफरत करेगा। हुओ वेनई शांत स्वर में कहता है कि वो देखभाल के लिए टीम रख देगा, जिससे वो खुश होने का नाटक करती है। खाना खत्म कर दोनों बाहर आते हैं, जहाँ हुओ वेनई का भाई सफेद सूट में उन्हें रोककर जियांग कियाओ को छोटी स्टार कहकर अपमानित करता है। वो पूछता है क्या वो सच में फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करेगी। जियांग कियाओ पलटकर जवाब देती है कि परिवार में पहले कभी कोई स्टार नहीं हुआ, वो पहली है, और तंज कसती है। भाई फिर अपमान करता है तो हुओ वेनई बीच में आकर साफ कह देता है कि जियांग कियाओ उसकी पत्नी है और उसका करियर उसका निजी मामला है। भाई गुस्से में अतीत की बातें छेड़ता है और हमला करने की कोशिश करता है। हुओ वेनई आत्मविश्वास से कहता है कि अब वो लौट आया है और सब कुछ उसका है। जब भाई कॉलर पकड़ता है तो जियांग कियाओ बीच में आकर उसे डांटती है और धक्का देती है। वापसी में कार में सन्नाटा है। जियांग कियाओ माहौल हल्का करने के लिए मजाक सुनाने की कोशिश करती है और कहती है कि दुनिया में बहुत लोग उसे पसंद करते हैं, यहाँ तक कि लोग उसे पैसों के कारण पापा कहते हैं। उसे ठंड लगती है तो हुओ वेनई अपना कोट दे देता है। जियांग कियाओ गंभीर होकर कहती है कि भले एक व्यक्ति उससे नफरत करे, बाकी लोग उसे जरूर पसंद करेंगे। वो अचानक प्यार का इजहार करती है, लेकिन हुओ वेनई कहता है कि उसे भावनाएं नहीं चाहिए। जियांग कियाओ तुरंत बात बदल कर कहती है कि उसे सिर्फ पैसा चाहिए। घर पहुंचकर हुओ वेनई सोचता है कि इस लड़की में कुछ अलग है। जियांग कियाओ किचन में जाकर दूध गर्म करती है, क्योंकि उसने देखा था कि डिनर में वो कुछ खा नहीं पाया। वो दूध लेकर स्टडी रूम में जाती है, लेकिन वो उसे रखने को कहकर जाने को कह देता है। फिर वो पूछता है कि वो यहाँ कब तक रहेगी, जिससे जियांग कियाओ डर जाती है और सोचती है कि कहीं वो उसे नुकसान पहुँचाने की योजना तो नहीं बना रहा। जियांग कियाओ कहती है कि अगले महीने पैसे मिलते ही वो नया घर लेकर चली जाएगी। वो अग्रिम पैसे देने से मना कर देता है। जियांग कियाओ गरीब होने का नाटक करते हुए चली जाती है, जबकि वो मुस्कुराता है कि यह लड़की सिर्फ पैसों के लिए उसके पास। रात में जियांग कियाओ को तेज बुखार हो जाता है। वो दवाई ढूंढने नीचे आती है, जहाँ हुओ वेनई ड्रिंक बना रहा होता है। वो कमजोर आवाज में कहती है कि उसे बुखार है और दवाई चाहिए। नेक्स्ट सीन में हुओ वेनई बेहोश और बुखार से तपती जियांग कियाओ को गोद में उठाकर ऊपर ले जाता है। पीछे डॉक्टर और नौकरानी चलते हैं। नौकरानी फुसफुसाकर बताती है कि मिस्टर हुओ ने खुद उसे बुखार कम करने का इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी चिंता साफ दिखती है। डॉक्टर इसकी पुष्टि करता है। नीचे नौकरानियां आपस में गॉसिप करती हैं कि साहब शायद प्यार में पड़ रहे हैं। जियांग कियाओ होश में आती है, अजीब महसूस करते हुए नीचे आती है और कहती है कि जैसे उसे सुई चुभी हो। तभी नौकरानियां उसके लिए महंगे तोहफों का ढेर तैयार कर रही होती हैं। उसे लग्जरी बैग, नेकलेस और घड़ियां दी जाती हैं। जियांग कियाओ हैरान होकर पूछती है किसने खरीदा, तो बताया जाता है कि यह सब हुओ वेनई ने दिया है। वो बेहद खुश हो जाती है और महंगी घड़ी देखकर मन ही मन उसे इस दुनिया का शासक कहती है। वो तुरंत सेल्फी लेकर इन तोहफों को दिखाने लगती है। वो उसे मैसेज करती है धन्यवाद पति, लेकिन वो ठंडे अंदाज में पूछता है कौन पति। वो तुरंत सुधार कर धन्यवाद बॉस लिखती है और मेहनत से काम करने का वादा करती है। फिर वो कार के लिए पूछती है तो जवाब मिलता है चाबी नौकरानी से ले लो। वो खुशी से उछल पड़ती है। अगले दृश्य में वो अपनी दोस्त के साथ लाल फेरारी चलाते हुए सेट पर जा रही होती है। दोस्त डरती है कि इतनी महंगी कार से नफरत बढ़ेगी, पर जियांग कियाओ बेफिक्र रहती है और कहती है कि वो जूनियर सिस्टर वाला रोल पाने के लिए हुओ शाओ को ढूंढेगी। साथ ही वो उस आदमी की शिकायत करती है जिसने उसका पता लीक किया और ऑनलाइन ट्रोल भेजे। फिल्म सेट पर वही गंजा आदमी क्रू को मिल्क टी पिलाकर उनका समर्थन खरीदने की कोशिश कर रहा है और जियांग कियाओ की बुराई करता है कि उसकी एक्टिंग खराब है। बाकी अभिनेत्रियां हैरान होती हैं। तभी जियांग कियाओ अपनी चमकदार लाल फेरारी के साथ वहां पहुंचती है और सब स्तब्ध रह जाते हैं। गंजा आदमी पहचानता है कि यह बेहद महंगी कार है और नंबर प्लेट भी खास है, जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जियांग कियाओ फर कोट में ग्लैमरस अंदाज में उतरती है और उसे ताना मारती है। दूसरी अभिनेत्री साबित करती है कि कार किराए की नहीं हो सकती, जिससे सबका रुख बदल जाता है और गंजा आदमी शर्मिंदा हो जाता है। जियांग कियाओ कहती है कि वो किसी से बदला नहीं रखेगी, क्योंकि किसी ने जानबूझकर उन्हें भड़काया था।
मेकअप आर्टिस्ट उसकी तारीफ करता है और उसे तैयार होने ले जाता है। रास्ते में वो अपनी रणनीति बताती है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना ही असली ताकत है। मेकअप रूम में फिर उसकी एक्टिंग पर सवाल उठते हैं और ऑनलाइन बहिष्कार की बात होती है, लेकिन एक अभिनेत्री उसका समर्थन करती है। जियांग कियाओ मन में सोचती है कि जितना ऊपर उठाया जाता है गिरना उतना ही कठिन होता है, यानी वो खुद पर भरोसा रखती है। तभी टॉप स्टार जी शियाओयांग आता है और उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है, अपने पुराने गलत अनुमान के लिए माफी मांगता है। घर लौटकर जियांग कियाओ थकी होने का नाटक करती है और कहती है कि उसके पास परिवार नहीं, सिर्फ उसका पैसा है। वो उसे काम छोड़ने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि तलाक की स्थिति में उसे खुद को संभालना होगा। वो गुस्से से देखता है तो वो तुरंत बात बदलकर कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। वो नकली प्यार जताते हुए पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है और उल्टा उसे खाना बनाने को कहती है। वो चालाकी से कहती है कि अगर वो उसके घर में भूखी मर गई तो कंपनी की बदनामी होगी। आखिरकार वो मान जाता है और नूडल्स बनाता है। फिर जियांग कियाओ हैरान होती है कि उसे खाना बनाना भी आता है। वो खुशी से खाती है, उसकी तारीफ करती है और मन ही मन सोचती है कि आज तो उसकी किस्मत खुल गई। तभी हुआ उससे पूछता है कैसा है। वो कहती है बहुत टेस्टी है। फिर मजाक में कहती है कि अगर आप कभी सीईओ नहीं रहे तो हम दोनों मिलकर रेस्टोरेंट खोलेंगे और मैं रोज सपोर्ट करूंगी। हुआ कहता है ऐसा होना मुश्किल है। फिर हुआ वहाँ से चला जाता है। जियांग कियाओ फोन निकालकर नूडल्स के साथ सेल्फी लेती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है कि यह उसकी जिंदगी के सबसे महंगे नूडल्स। दूसरी तरफ हुआ अपने फोन पर वो पोस्ट देखता है और मुस्कुराते हुए फोटो सेव कर लेता है। अगले सीन में सुबह दिखाते हैं। जियांग कियाओ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही होती है। तभी हुआ वेनई सीढ़ियों से नीचे आता है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। हुआ नोटिस करता है कि उसने स्लीवलेस कपड़े पहने हैं और पूछता है क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही। वो कहती है बहुत ठंड है और मजाक में कहती है कि तुम्हारा घर तो बर्फ जैसा है, यहाँ अगर कोई मर जाए तो बॉडी भी खराब नहीं होगी। हुआ कहता है अगर ठंड है तो अगली बार ज्यादा कपड़े पहनना। इसके बाद हुआ नौकर को ऑन ऑर्डर देता है कि घर में सबसे अच्छा हीटिंग सिस्टम लगवाया जाए। जियांग कियाओ अपना फोन चेक करती है और हैरान हो जाती है कि रात भर में उसके डॉइन पर 1 मिलियन हेटर्स बढ़ गए हैं। जियांग कियाओ मन में सोचती है कि हुआ वेनई दिखने में नाजुक लगता है, लेकिन गुस्से में क्यूट। तभी हुआ उसके पास आकर कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अगले महीने का अलाउंस बंद कर दूंगा। जियांग कियाओ घमंड से कहती है कि उसके पास क्रेडिट कार्ड है। हुआ कहता है वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह सुनकर वो तुरंत बदल जाती है और कहती है कि वो उसकी बात मानेगी। तभी उसका फोन बजता है। फोन पर उसकी सौतेली माँ होती है जो कहती है कि उनका एक दोस्त नेक्टर कंपनी का प्रेसिडेंट है और उसे विज्ञापन के लिए किसी की जरूरत है, इसलिए वो अपने पति के साथ घर खाने पर आए। जियांग कियाओ समझ जाती है कि ये कोई चाल है और मना कर देती है। हुआ पूछता है क्यों मना किया। वो कहती है कि वे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। हुआ कहता है तो क्या हुआ। जियांग कियाओ कहती है कि अगर उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की तो। वो कहती है कि वे रिश्तेदार हैं, इसलिए मना करना मुश्किल था, लेकिन अब वो नहीं जाएगी। मन ही मन वो डरती है कि कहीं हुआ गुस्से में उसे मार न दे। तभी हुआ कहता है कि अगली बार ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओ तो 2 बॉडीगार्ड साथ ले जाना। वो सोचती है कि यह पजेसिव है या उसकी चिंता। अगले सीन में फिल्म सेट दिखाते हैं जहाँ एक एक्ट्रेस यू लिली नखरे कर रही होती है। तभी वहाँ एक फेरारी आती है जिसमें से जियांग कियाओ उतरती है। डायरेक्टर उसकी मदद करता है और वो सबके लिए मिल्क टी लेकर आई होती है। जियांग कियाओ क्रू मेंबर्स को गिफ्ट देती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। यह देखकर यू लिली जल जाती है और किसी हुआ शाओ को फोन करती है। जैसे ही हुआ शाओ को पता चलता है कि जियांग कियाओ भी सेट पर है, वो तुरंत आने के लिए मान जाता है। अगले दिन एक लग्जरी कार से हुआ शाओ यानी हुआ श्यूलिन आता है। यू लिली उसके पास जाती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके सीधे जियांग कियाओ के पास जाता है और शूटिंग रुकवा देता है। वो जियांग कियाओ से कहता है कि हुआ वेनई के साथ रहकर भी तुम्हें लीड रोल नहीं मिला। जियांग कियाओ कहती है यह उसका निजी मामला है। हुआ श्यूलिन उसे पुरानी बातें याद दिलाता है और कहता है कि वो उससे भी स्टार बना सकता है। जियांग कियाओ समझ जाती है कि वो दोहरा आदमी है और उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। गुस्से में हुआ श्यूलिन उसे धमकी देता है कि हुआ वेनई के साथ उसका अंजाम बुरा होगा। जियांग कियाओ पलटकर कहती है कि तुम जैसे आदमी से तो बेहतर ही होगा। इसके बाद यू लिली किसी को फोन करके कहती है कि आज के बाद जियांग कियाओ की इज्जत मिट्टी में मिलनी चाहिए। अगले सीन में जियांग कियाओ सड़क पर होती है जहाँ
रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने एक टॉप सेलिब्रिटी को फंसाया और यू लिली को बुली किया। यू लिली दूर खड़ी होकर यह सब देखकर खुश होती है और कहती है कि अब जियांग कियाओ इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगी। दूसरी तरफ ऑफिस में हुआ वेनई यह खबर देखता है और गुस्से में जांच का आदेश देता है। वापस सड़क पर रिपोर्टर्स जियांग कियाओ को सबूत दिखाते हैं और उसे अपमानित करते हैं। तभी एक काली कार आती है और बॉडीगार्ड सबको हटाते हैं। कार से हुआ वेनई की एंट्री होती है। जियांग कियाओ उसे देखकर सोचती है कि उसका मेल लीड आ गया। हुआ उसके पास आता है तो वो रोने का नाटक करते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है कि इन लोगों ने उसे बुली किया। हुआ रिपोर्टर्स से पूछता है इसे कैसे सुलझाएं। रिपोर्टर्स उसे पहचान लेते हैं और डर जाते हैं क्योंकि वो मल्टी बिलियन कंपनी का प्रेसिडेंट है। जियांग कियाओ कहती है इन्हें बैन कर दो। हुआ आदेश देता है कि इन मीडिया वालों को बंद कर दिया जाए। यह सुनकर जियांग कियाओ खुश होकर उसे गले लगा लेती है। हुआ उसे गोद में उठाकर कार की तरफ ले जाता है जबकि यू लिली दूर खड़ी सदमे में होती है। फिर घर का सीन दिखाते हैं जहाँ जियांग कियाओ सोफे पर बैठी होती है और हुआ फोन पर बात कर रहा होता है। वो उसे चुपके से देखती है और सोचती है कि विलेन कितना हैंडसम है। अगले सीन में रात का समय दिखाते हैं। कियाओ बाथरोब पहनकर अपने कमरे में आती है जहाँ हुओ वेनई बिना शर्ट के खड़ा होता है। उसे देखकर वो घबरा जाती है और अपनी आंखें ढक लेती है। हुओ पूछता है अगर वो डर नहीं रही तो आंखें क्यों छुपा रही है। वो बहाना बनाती है कि उसकी आंख में रेत चली गई है। हुओ मन ही मन सोचता है कि उसका चेहरा सुंदर है लेकिन दिमाग से भोली है। इसके बाद हुओ गुस्से में उसके पास आता है। कियाओ सोचती है कि विलेन के लुक्स को ज्यादा देर देखना ठीक नहीं है। तभी हुओ उससे पूछता है क्या उसने कभी किसी सेलिब्रिटी को पैसे देकर अपने साथ रखा है। वो हैरान होकर मना कर देती है। वो कहती है कि उसने सुना है अमीर लोग सेलिब्रिटीज को परेशान करते हैं। हुओ उसे दीवार के पास घेरकर पूछता है क्या वो उसे भी ऐसा समझती है। वो घबराकर ना कहती है। हुओ ताना मारते हुए कहता है कि उसका पति सच में एक फीमेल सेलिब्रिटी को रखता है। यह सुनकर वो चौंक जाती है। फिर हुओ उसके कान के पास कहता है कि वो लड़की तो उसके सामने ही है जो हर महीने बहुत पैसे खर्च करती है। कियाओ डरकर उसे छोड़ने की विनती करती है और सच बताने का वादा करती है। अगले सीन में क्लब दिखाते हैं जहाँ कुछ लड़कियां पार्टी कर रही होती है। वे लोग यू लिली के बारे में बात करते हैं और उसे परेशान करने की योजना बनाते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने उसकी ड्रेस के साथ छेड़छाड़ की है ताकि वो सबके सामने शर्मिंदा हो जाए। फिर कियाओ मेकअप रूम में होती है जहां एक लड़की रोते हुए उसे फोन करती है। वो उसे संभालती है लेकिन अपनी महंगी ड्रेस की चिंता ज्यादा करती है और कहती है कि इसे गंदा करने से उस पर बड़ा कर्ज चढ़ गया है। वो उसे रोना बंद करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ऑफिस में असिस्टेंट हुओ वेनई को रिपोर्ट देता है कि कुछ लड़कियों ने यू लिली के कपड़ों के साथ छेड़छाड़ की है। यह सुनते ही हुओ तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। वापस क्लब में कियाओ और उसकी दोस्त जाने लगती है। तभी एक लड़की उन्हें रोककर ताना मारती है। कियाओ जवाब देती है कि यह होटल उसके पति का है इसलिए वो यहाँ आई है। तभी हुओ वेनई वहाँ पहुँचता है और सबके सामने कहता है कि जिसे रोका गया है वो उसकी पत्नी है। वो अपना कोट उतारकर उसे पहनाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। गाड़ी में कियाओ उसके कंधे पर सो जाती है। नींद में वो पैसों की बात करती है तो हुओ मुस्कुराता है और उसे पैसे की लालची कहता है। घर पहुंचकर वो उसे बिस्तर पर लिटाता है और उसके जूते उतारता है। तभी उसका फोन बजता है जिस पर बिग ब्रदर लिखा होता है। हुओ फोन उठाता है और सामने वाला माफी मांगने लगता है। हुओ बताता है कि उसकी पत्नी सो रही है और फोन काट देता है। नींद में कियाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने से मना करती है। अगले सीन में सुबह दिखाते हैं। कियाओ जागती है और हुओ को सोते हुए देखती है। वो उसके चेहरे की तारीफ करती है और उसे बहुत हैंडसम कहती है। तभी हुओ अचानक जाग जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो घबराकर उसे अजीब अंकल कहती है और मजाक करने लगती है। हुओ उसके गाल को पकड़कर प्यार से कहता है कि वो सच में नाजुक सी लड़की है। नेक्स्ट सीन में कियाओ बाथरूम में खुश होकर गाना गा रही होती है। फिर दरवाजे से झांककर उसे पति कहती है। हुओ मजाक में कहता है यहाँ तो सिर्फ अजीब अंकल है। वो माफी मांगती है और कपड़े मांगती है। अगले सीन में हुओ नीचे हॉल में आता है और कहता है कि वो अंदर के कपड़े लाना भूल गया। वहाँ काम कर रही नौकरानी मन ही मन सोचती है कि प्रेसिडेंट जवान और परफेक्ट है लेकिन उनकी पत्नी में बहुत कमियां हैं और शायद वो उसकी खूबसूरती से आकर्षित हो गए हैं। इसके बाद हुओ ऑफिस जाने लगता है। तभी कियाओ दौड़कर आती है और उससे खाली पेट न जाने के लिए कहती है। वो उसे बिस्किट देती है और वो उसके हाथ से खा लेता है जिससे नौकरानी हैरान रह जाती है क्योंकि उसे सफाई का बहुत ध्यान रहता है। गाड़ी के पास कियाओ उसकी तारीफ करते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उस वैरायटी शो में उसे अच्छा दिखाने के लिए डायरेक्टर से कह दे क्योंकि उसने उसमें निवेश किया है। हुओ उसकी बात सुनकर बस सपने
देखने को कहता है और कार का शीशा बंद कर देता है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर शेन नाम की नई गेस्ट आती है। उसकी असिस्टेंट उसे चेतावनी देती है कि कियाओ से पंगा न ले क्योंकि वो हुओ वेने की पत्नी है, लेकिन शेन घमंड में कहती है कि यह सिर्फ नाम की शादी है। ऑफिस में हुओ वेने को पता चलता है कि शो की टीम कियाओ की असली पहचान नहीं जानती और उसे खराब तरीके से दिखाना चाहती है। वो आदेश देता है कि उसके साथ कोई नाइंसाफी न हो। शूटिंग लोकेशन पर शेन का शानदार स्वागत होता है, जबकि कियाओ भी स्टाइल में वहाँ पहुँचती है। शेन उससे हाथ मिलाते हुए उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और इशारों में उसे दूसरी औरत कहती है। कियाओ समझ जाती है कि यह सीधी टक्कर है। घर पर हुओ वेनेई को पता चलता है कि कियाओ शो के लिए बाहर गई है और घायल भी हो गई है, लेकिन वो दिखावे में परवाह नहीं करता। दूसरी तरफ कियाओ गांव में अपनी चोट के बावजूद खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। हुओ उसे कॉल करता है और वो पहले नहीं उठाती, लेकिन अलाउंस बंद करने की धमकी पर तुरंत उठा लेती है। वीडियो कॉल में हुओ उसकी चोट देखकर कहता है कि वो बदसूरत नहीं बल्कि प्यारी लग रही है, जिससे वो चौंक जाती है। रात में एक डॉक्टर आता है और उसकी चोट का इलाज करता है। उसे समझ आता है कि डॉक्टर हुओ ने भेजा था। फिर भी वो उस बड़ी डायमंड रिंग को याद करके गुस्सा हो जाती है जो उसने शेन के हाथ में देखी थी। अगले दिन शूटिंग में कियाओ मेहनत करती है और एक बूढ़ी औरत की मदद करती है, जिसे देखकर ऑनलाइन दर्शक उसकी तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ शेन सिर्फ दिखावा करती रहती है और सोचती है कि वही जीतेगी। आखिर में डायरेक्टर घोषणा करता है कि प्रतियोगिता की विजेता कियाओ है। शेन हैरान रह जाती है, जबकि कियाओ खुशी से उसे चिढ़ाती है और खाने पर आने का न्योता देती है। नेक्स्ट सीन में कियाओ अपने कमरे में उस डायमंड रिंग को याद करके गुस्सा होती है और हुओ वेनेई को फोन करके डांट देती है, लेकिन तुरंत डर जाती है कि कहीं इसका अंजाम बुरा न हो जाए। इसके बाद सीन घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ लड़की हॉरर मूवी देखते हुए डर जाती है। तभी उसे कॉल आता है और पता चलता है कि शो में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो बताती है कि असल में वो दूसरी लड़की से हार गई थी क्योंकि उसके पास 6 कैरेट की डायमंड रिंग थी। फिर उसे पता चलता है कि वो रिंग असली नहीं बल्कि प्रॉप थी। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है। तभी हुओ कमरे में आता है और लड़की उसे देखकर नया प्लान सोचती है। अगले सीन में लड़की बहाना बनाकर उसके बेड पर चली जाती है और कहती है कि उसे डर लग रहा है, इसलिए वो उसके साथ सोना चाहती है। हुओ उसकी चाल समझ जाता है, लेकिन आखिरकार उसे रहने देता है। लड़की हॉरर मूवी देखते हुए बार बार डरकर उससे चिपक जाती है। फिर दिखाते हैं कि अगले दिन लड़की को 30,000 युआन मिलते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। वो महंगे सामान खरीदने लगती है और एक लग्जरी अपार्टमेंट भी खरीद लेती है। दूसरी तरफ हुओ को एक क्लब में दिखाते हैं, जहाँ वो अपने दोस्त से बदले की योजना पर बात कर रहा होता है। तभी कुछ लोग आते हैं और एक बड़े निवेश को लेकर बहस होती है। इसके बाद सीन बदलता है, जहाँ लड़की हुओ से मिलने आती है। हुओ नशे में उसके ऊपर गिर जाता है और उसे वाइफ कहकर पुकारता है। लड़की सोचती है कि वो सच में नशे में है। तभी हुओ एक बॉक्स निकालकर उसे बड़ी डायमंड रिंग देता है। रिंग देखते ही लड़की का व्यवहार बदल जाता है और वो खुशी से उसे गले लगा लेती है। वो मन ही मन सोचती है कि अब हुओ उसके प्यार में पड़ चुका है, लेकिन तभी उनके सामने जिसे देखकर उसका चेहरा बदल जाता है। नेक्स्ट मूवमेंट में मेल लीड हुओ और फीमेल लीड को सोफे पर एक इंटीमेट मोमेंट में दिखाते हैं। मेल लीड उससे पूछता है कि क्या वो अभी किसी के लिए एक्टिंग कर रही थी। फीमेल लीड मान लेती है और कहती है कि अगर रिंग सुंदर नहीं होगी तो उसे नहीं चाहिए। मेल लीड मजाक में पूछता है कि क्या उसे डर है कि उसका भाई शिवलिंग उन्हें साथ देख लेगा। फिर दिखाते हैं कि फीमेल लीड मन ही मन सोचती है कि अगर उसका भाई देख लेगा तो परेशानी हो जाएगी। मेल लीड उसे साफ कहता है कि अब एक्टिंग बंद करे क्योंकि वे पहले से शादीशुदा हैं। आखिरकार फीमेल लीड हार मानकर उससे रिंग मांग लेती है। मेल लीड कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसे खुद ढूंढनी होगी। फीमेल लीड उसके हाथ और जेब टटोलने लगती है और दोनों के बीच फ्लर्टिंग वाला माहौल बन जाता है। तभी फीमेल लीड उसके चेहरे के पास आकर कहती है कि रिंग उसके मुंह में है और अगर वो उसे किस करेगी तो रिंग मिल जाएगी। इसके बाद वो उसे किस कर लेती है। फिर दिखाते हैं कि किस के दौरान मेल लीड रिंग निकालता है और फीमेल लीड उसे पहन लेती है। वो शर्माने का नाटक करती है और बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद दोनों एक बड़े मेंशन में पहुंचते हैं, जहां नौकरानी उनका स्वागत करती है। नौकरानी बताती है कि दादाजी और सेकंड यंग मास्टर स्टडी रूम में है। फीमेल लीड बहाना बनाकर किचन चली जाती है, जबकि मेल लीड ऊपर जाता है। वहां वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अंदर की बातें सुन लेता है। अंदर शिवलिंग दादाजी से कह रहा होता है कि VR टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत बड़ा है और अगर उसने मौका नहीं लिया तो हुओ आगे निकल जाएगा। दादाजी पहले उसे जोखिम समझाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि हुओ तो बाहरी है और असली
वारिस शिवलिंग है। यह सुनकर मेल लीड का दिल टूट जाता है। तभी दिखाते हैं कि फीमेल लीड भी सीढ़ियों के पास खड़ी सब सुन लेती है और सोचती है कि यही वो पल है जब मेल लीड बदला लेने का फैसला करेगा। गलती से आवाज हो जाती है और मेल लीड बाहर आ जाता है। फीमेल लीड डरकर पूछती है कि क्या वो दुखी है और घर चलना चाहता है। इसके बाद फीमेल लीड अचानक उसे गले लगा लेती है और उसकी चिंता करने लगती है। मेल लीड हैरान रह जाता है। फिर मेल लीड उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और दोनों मेंशन से बाहर आ जाते हैं। फीमेल लीड पूछती है कि क्या वो दुनिया तबाह करने का प्लान छोड़ देगा और मेल लीड मजाक में बात टाल देता है। सीन बदलता है और शिवलिंग फोन पर गुस्से में अपनी सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर VR में निवेश करने का आदेश देता है ताकि वो मेल लीड को हरा सके। दूसरी तरफ मेल लीड के कमरे में फीमेल लीड सोने का नाटक कर रही होती है। मेल लीड उससे एक हग मांगता है और वो उसे गले लगा लेती है। मेल लीड बहुत उदास दिखता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। फीमेल लीड उसे सांत्वना देती है और गर्म पानी लाने की बात करती है, लेकिन मेल लीड उसे खींचकर रोमांस करने की कोशिश करता है। फीमेल लीड घबराकर बहाना बनाती है और वहाँ से भाग जाती है। बाद में वो पानी लेकर लौटती है और उसे समझाती है कि दुखी होने पर किसी से बात करनी चाहिए, गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। वो वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। मेल लीड उसकी बात सुनकर मन ही मन तय करता है कि अब वो उसे कभी जाने नहीं देगा। फिर सीन बदलता है जहाँ मेल लीड सोफे पर बैठा होता है और फीमेल लीड सरप्राइज देने के लिए पीछे से आकर उसकी आंखें बंद कर देती है। वो तुरंत पहचान लेता है। पता चलता है कि वो क्रिसमस मनाने वापस आई है। मेल लीड कहता है कि वो अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लाना भूल गया। इसके बाद दोनों रात के बाजार में घूम रहे होते हैं। मेल लीड फीमेल लीड के लिए टंगुलू खरीदता है। तभी एक लड़की मेल लीड के बारे में पूछती है तो फीमेल लीड मजाक में उसे अपना पिता बता देती है। मेल लीड उसे घूरता है और दोनों के बीच मजेदार पल बन जाता है। फिर दिखाते हैं कि फीमेल लीड उसे उठाने के लिए कहती है और पास में बच्चे फुलझड़ी जला रहे होते हैं। फीमेल लीड उत्साहित होकर फुलझड़ी जलाती है और मेल लीड उसका वीडियो बनाता है। वो उसे प्यार से देखता है और महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में खुशियाँ उसी की वजह से आई हैं। इसके बाद दोनों साथ बैठकर फोटो देखते हैं और करीब आते हैं, लेकिन तभी मेल लीड का फोन बज जाता है। फोन पर खबर मिलती है कि दादाजी वापस आ गए हैं और उनका दुश्मन विदेश में सब कुछ हार चुका है। मेल लीड का चेहरा ठंडा और गंभीर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फीमेल लीड उसका मूड ठीक करने के लिए मूवी और मिल्क टी पीने का सुझाव देती है। मेल लीड मुस्कुरा देता है और दोनों हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर फीमेल लीड कियाओ को सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाते हैं, जहाँ मिस्टर हुओ यानी हुओ खड़े होते हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो शाम को काम के बाद उसे पिक कर सकते हैं। हुओ शांत अंदाज में हाँ कह देता है। तभी कियाओ मुस्कुराकर पूछती है, मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है? वो सीधा जवाब देता है, ठीक। यह सुनकर वो हंसती है और कहती है कि यह चॉकलेट फ्लेवर की है। इतना कहकर वो अचानक उसे किस करती है और बाय बोलकर चली जाती है, लेकिन मन ही मन उसे लकड़ी का टुकड़ा यानी ब्लॉकहेड कहती है। अगले सीन में कियाओ ऑफिस के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। उसकी कलीग आकर पूछती है कि छुट्टी के बाद भी वो अभी तक क्यों नहीं गई। वो पूछती है क्या उसका फोन खराब है। कियाओ कहती है कि वो किसी का इंतजार कर रही है। कलीग छेड़ते हुए पूछती है, बॉयफ्रेंड, और फिर बस में बैठकर चली जाती है। कियाओ अपना फोन देखती है और उदास हो जाती है। तभी एक कार आकर रुकती है, लेकिन उसमें से कोई और निकलता है। कियाओ मन ही मन सोचती है कि उसे लगा था हुओ उसे पसंद करता है, लेकिन शायद वो अपनी व्हाइट मूनलाइट यानी पहले प्यार शेन को अभी तक नहीं भूल पाया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हुओ आता है, लेकिन शेन उसे रोक लेती है। वो पूछती है क्या उसने कियाओ को देखा है। वो साफ मना कर देता है। शेन कहती है उसका शूट जल्दी खत्म हो गया, क्या वो उसे डिनर पे ट्रीट दे सकती है, लेकिन हुओ विनम्रता से मना कर देता है। इसके बाद शेन फोन पर किसी इंटरव्यू की बात करती है और कहती है कि वो अपनी फर्स्ट लव की कहानी सबको बताना चाहती है। अगले सीन में कियाओ ब्रिज पर खड़ी रो रही होती है। वो खुद से कहती है कि भले ही यह अरेंज मैरिज, लेकिन पत्नी तो वही है। तभी हुओ वहाँ आकर पूछता है, तुम रो क्यों रही हो। वो पहले मना करती है, फिर रोते हुए उसे गले लगाकर कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हुओ समझ जाता है कि वो उसके लेट आने से आहत है। फिर कियाओ फोन पर शेन का इंटरव्यू देखती है, जहाँ शेन इशारों में बताती है कि जब वो विदेश में मुश्किल में थी, तब एक आदमी उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आया था। कमेंट्स में लोग लिख रहे होते हैं कि वो आदमी हुओ ही है। यह देखकर कियाओ और टूट जाती है। घर पर उसकी माँ उसे समझाती है कि इंटरनेट की खबरों से सावधान रहे और शेन से बचकर रहे। तभी नौकरानी बताती है कि दामाद जी आ गए हैं। जियांग गुस्से में कहती है उसे भगा दो, लेकिन माँ तुरंत अपना रवैया बदलकर हुओ का स्वागत करने चली जाती है। हुओ कियाओ से बात करने की कोशिश करता है। वो ताना मारती है कि अब तो तुम्हारी स्पॉन्सर्ड
3rd लड़की सुपरस्टार बन गई है। हुओ शांत रहकर कहता है कि उसकी कंपनी हर साल सैकड़ों गरीब स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करती है, जिनमें 60% लड़कियां हैं। इतने लोगों में वो किसी एक को अलग से क्यों याद रखेगा? उसकी बात में तर्क होता है। तभी कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि हुओ कानूनी रूप से शादीशुदा है, अपनी पत्नी से प्यार करता है और अफवाह फैलाने वालों पर केस करेगा। यह देखकर कियाओ का चेहरा खिल उठता है। वो खुश होकर उसे गले लगाती है और दोनों के बीच रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ शेन को लोग मिस्ट्रेस कहकर घेर लेते हैं, उस पर सब्जियां फेंकते हैं और इंडस्ट्री छोड़ने को कहते हैं। उसका असिस्टेंट फोन पर बताता है कि मिस्टर हुओ अब उसका कॉल नहीं लेंगे और अगर उसने फिर झूठ बोला तो उसे काम नहीं मिलेगा। शेन रोने लगती है। इधर कियाओ को पता चलता है कि उसकी फिल्म भी अब ट्रेंड कर रही है और सुपरहिट हो गई है। वो समझ जाती है कि यह सब हुओ ने किया है। वो उससे माफी मांगती है और खुलकर अपने प्यार का इजहार करती है। हुओ हल्का सा छेड़ते हुए पूछता है, तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरे पैसों से? वो हंसकर कहती है, अगर यकीन नहीं तो सारे पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो। जब तुम कंगाल हो जाओगे तो मैं तुम्हें पाल लूंगी। दोनों हंसते हैं और फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। सीन बेडरूम में शिफ्ट हो जाता है, जहां उनका रिश्ता और गहरा होता है। सुबह हुओ बताता है कि वो उसे एक नई प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट पर लेकर जाएगा। इवेंट में दोनों फॉर्मल कपड़ों में पहुंचते हैं। वहाँ पेई शाओबो बताता है कि हुओ का रिश्तेदार कर्ज में डूबकर पुलिस के हाथों पकड़ा गया है। हुओ ठंडे लहजे में कहता है कि यह उसके लिए अच्छा हुआ। तभी बड़ा भाई हुओ शुलिन आता है और कियाओ को नेकलेस गिफ्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। शुलिन ताना मारता है कि उसका वीआर प्लेटफॉर्म कॉपी मत करना। वो चला जाता है और सोचता है कि कियाओ वापस उसी के पास आएगी। क्लाइमैक्स में हुओ शुलिन स्टेज पर अपना वीआर प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है। अचानक बड़ी स्क्रीन पर लाल अक्षरों में वार्निंग चमकने लगता है। सब घबरा जाते हैं। पता चलता है कि प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया और यूजर्स का डेटा लीक हो गया है। पुलिस आकर शुलिन को डेटा फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। पूरा परिवार शॉक में पड़ जाता है। आखिर में हुओ कियाओ से कहता है कि जिन्होंने इमोशनली उसे प्रॉपर्टी से हटाने की कोशिश की, उन्हें उसने यह गिफ्ट दिया है। वो पूछता है, क्या वो अब भी ऐसे आदमी को स्वीकार करेगी? कियाओ मुस्कुराकर पूछती है, क्या मेरी पॉकेट मनी बढ़ेगी? वो 50 मिलियन मांगती है। हुओ हंसकर कहता है, 100 मिलियन मिलेंगे और मिसेस बिलियनेयर की पोजीशन हमेशा उसकी रहेगी। दोनों मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। यहीं पर यह ड्रामा एक पावरफुल और रोमांटिक नोट पर खत्म होता है।